अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी कि किसी भी बीमारी होने की वजूहात, उसकी अलामात, इलाज, मौलज और इसके साथ साथ ग़िज़ाई एहतियाती तदाबीर के बारे में। क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ डिजीज़ स्पेशलिस्ट से, जो मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में आपको डिटेल से आगाह करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर दर्द यानी हेडेक। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर नदीम असद, अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? आज हमारे अगले गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो है CEO पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड मेडिकल साइंसेज, मिस्टर आकिल शकूर। उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये दर्द सर एक ऐसी बीमारी जो हर दूसरे बंदे को किसी भी वक्त हो जाता है और किसी भी वजह से हो जाता है। लेकिन सर दर्द बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारी नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से भी होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जो किसी मेडिकल डिजीज़ को इंडिकेट करता है कि आया कोई डिजीज़ तो नहीं है जिसकी बिना पे सर में दर्द होता है। आज इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर नदीम असद से जानते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि सर दर्द है क्या और सर दर्द की वजूहात क्या होती हैं और इसकी अलामत। सर दर्द बेसिकली ज़ाहिर है एक फीलिंग है, एक एहसास का नाम है, एक सिम्टम है जो कि मरीज़ अमूमन बयान करता है क्लिनिक में आके, और इसकी वजूहात बहुत सारी हैं और उसमें फिर कैटेगराइज करना पड़ता है कि हमारे पास पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट हुआ है इन ER या हमारी OPDs में। आप अगर सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ER में पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सर दर्द के, वो अमूमन सिनिस्टर नहीं होते हैं और अमूमन रिलेटेड टू टेंशन होते हैं, जिसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। और उसमें अमूमन जो बेसिक चीज़ जिसको पिक करना चाहिए सबको, वो ये कि पेशेंट की हिस्ट्री जो है ना, उसको बहुत अच्छी तरह से जो डिटेल्ड हिस्ट्री लेना चाहिए, और ये कि लेट्स स्टोरी अनफोल्ड वाली बात कि पेशेंट को बोलने दें। और अमूमन टेंशन हेडेक जो है वो कहीं ना कहीं किसी स्ट्रेस से एसोसिएटेड होता है, और फिर अगर हम उस स्ट्रेस तक पहुंच जाएं और उसको रिजॉल्व कर दें तो ये टेंशन हेडेक जो है पैरासीटामोल से भी सेटल डाउन हो जाता है। तो तकरीबन ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे पास ER में आते हैं जिनके हेडेक्स क्रॉनिक होते हैं, उनको अमूमन टेंशन हेडेक ही होता है। ठीक है। नाज़रीन, बात किया जो डॉक्टर साहब ने बताया, जिस किस्म के सर दर्द होते हैं मुख्तलिफ अकसाम होती है। कुछ स्ट्रेस की वजह से होते हैं जो आपकी नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से भी हो जाता है, बाज़ औक़ात नींद की कमी की वजह से होता है, किसी ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है, या कोई ऐसी बात जो आपको डिस्टर्ब करती है तो भी आपके सर में दर्द हो जाता है। इस बारे में हम डिटेल से जानते रहेंगे डॉक्टर नदीम असद से। लेकिन अब चलते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ और उनसे जानते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फिजियोथेरेपी करवाई जाती है, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट बनाए जाते हैं, वो एजुकेशन दी जाती है। तो हम चलते हैं आकिल शकूर साहब की तरफ और उनसे ये जानते हैं कि आकिल शकूर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने फिजियोथेरेपिस्ट बनाने के लिए, यानी इस एजुकेशन तालीम देने के लिए इस इंस्टीट्यूट के क़याम की क्यों सोचा? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया पहले तो। और बिस्मिल्लाह, सबसे पहले क्योंकि ये हम इस फील्ड से मुख्तलिफ मेडिकल रिलेटेड एजुकेशन इस्टेब्लिशमेंट से हमारा ताल्लुक़ रहा है। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट्स में या तो पार्टीशन रहता रहा है या हमने उनमें अपना रोल प्ले किया है, हमारे बड़ों ने भी और हमने भी। कराची में 2019 अप्रैल में हमने सोचा कि हम एक ऐसा इदारा बनाएं, क्योंकि एक दौड़ लगी हुई है बच्चों की MBBS और BDS की तरफ। तो जो फिजिकल के लिए बच्चा जाता है, वो हर बच्चा MBBS को क्वालिफाई नहीं कर रहा होता या BDS नहीं होता, तो जो अल्टरनेट स्टडीज़ हैं उनको ना कहते हैं मर्ज करने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, एक एवेन्यू देने के लिए हमारी यूथ को कि वो बच्चों के पास ऑप्शंस होने चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो 2019 अप्रैल में हमने एक इदारा बनाया, मेमर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इदारे को फंड भी करती है। फिर इसकी इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ मराइल आए, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ की एफिलेशंस होती हैं, HEC से सारे मामला होते हैं। तो जब ये एक दफ़ा हो गया तो कहते हैं ना शोमई किस्मत, जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ हमारा स्टार्ट ऑफ द क्लास था, फर्स्ट डे ऑफ क्लास कोविड ने अटैक किया पाकिस्तान में, और स्टार्ट ही हमारा ना कहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग से हुआ। इस तरीके से बस फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई और आगे भी अब नाज़रीन, बात की कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है, या कहना चाहिए एक ऐसा कोर्स है, इसकी हमारी सेहत की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। वो किस तरह, अगर कभी किसी को कोई सर्जरी होती है, कोई इंजरी हो जाती है, या कहीं मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, या हम उठने बैठने में कभी किसी गलत पोजीशन पर उठ बैठ जाते हैं तो वो जगह स्टिफ हो जाती है, या कोई खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो, उस सर्जरी के बाद बाज़ औक़ात वो जगह हार्ड हो जाती है, तो हमें उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसके लिए हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि नॉर्मल एक्सरसाइज हम अपने घर में ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर सेहत के लिए ज़रूरी है वो सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट जानता है कि आपको किस तरीके से वो करवा सकता है। अब हम इनसे एक बात और पूछते हैं, जो आपने, ये आपका एब्रिविएशन है DPT यानी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, इसमें स्टूडेंट्स को क्या आप मोटिवेट करते हैं कि क्यों एडमिशन लेना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले कहा कि ना कहते हैं जो अल्टरनेट एक एवेन्यू है कि जो बच्चा मेडिकल की पढ़ाई को परसू करना चाहता है, उसके पास MBBS और BDS अगर नहीं एडमिशन होता था तो उसके पास फिर लाइंस आगे इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो एक सेकंड टियर डिग्री के तौर पे हमने इसको मुतारिफ करा, और हमारे बाद भी और हमसे पहले भी काफ़ी इंस्टीट्यूट इसको करते, हमसे पहले भी कर रहे थे, लेकिन ये एक एवेन्यू है कि सेकंड टियर डिग्री को जो मेडिकल में बच्चा MBBS को क्वालिफाई नहीं कर पाता, BDS नहीं जाता, तो वो सेकंड टियर डिग्री की तरफ अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास होनी चाहिए। और वही क्राइटेरिया है इसका कि 60% उसकी इंटर में आपकी होनी चाहिए, और उसका A लेवल या इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री उसका उसमें इंक्लूड मस्ट होना चाहिए, उसी के बाद वो उसमें लेवल होता है। इसी तरह फाउंडेशन कोर्सेज आपके एनाटमी के, फिजियो के, काइंजोलॉजी के उन्हें पढ़ाए जाते अच्छा, हैं। जो HSC करने के बाद जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं बस वही ले सकते हैं? जी, सिर्फ साइंस के स्टूडेंट ही ले अच्छा। सकते हैं, जिस तरह MBBS मैं के लिए। जी MBBS जी जी, के लिए बिल्कुल साइंस, admission क्योंकि बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज आप करना, जब आप DPT में एडमिशन लेते हैं ये 5 साल के कोर्स पे मुहैय्यद होता है, जिस तरह के MBBS होता है, उसी तरह 3 साल आप उसको फाउंडेशन फेज़ में पढ़ाते हैं, जिसमें उसकी आप बेसिक ग्राउंड्स में एनाटमी, फिजियो और काइंजो को आप कहते हैं फाउंडेशन करते हैं। देन फिर आप कहते हैं उसकी क्लिनिकल कोर्सेज पे चले जाते हैं। 3rd ईयर से उनकी क्लिनिकल रोटेशंस पे आप जाते हैं, जब कोर्स कंप्लीट कर लेता है तो हाउस जॉब की तरफ जाते हैं, कंप्लीट उसको उस इन्वायरमेंट, हेल्थ केयर इन्वायरमेंट का एक अहमियत और इम्पोर्टेंट जुज़ बनाने के लिए उसको पूरे उस प्रोसेस से गुजारा ठीक है, ठीक है। नाज़रीन किराम, ये जो हम जान रहे हैं फिजियोथेरेपी के बारे में, DPT यानी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें इसमें एडमिशन भी लेना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट का क़याम जो किया है वो कुछ सोच के किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स जो बहुत सारे होते हैं जिनका MBBS में एडमिशन नहीं हो पाता, या वो चाहते हैं कि वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाएं, ये भी हम जानेंगे कि आगे इसके साथ डिग्री में लगता क्या है ज़रूर। लेकिन चलते हैं अभी डॉक्टर नदीम असद के पास, क्योंकि उनसे हम ये जान रहे थे कि जो नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब होने से जो सर में दर्द होता है वो तो डेफिनेटली, अगर सोने की कमी है तो वो सोने के बाद ठीक हो जाता है। अगर बाज़ लोग बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी के आदी होते हैं, वो पी लेते हैं, या वो नहीं पीते उस वक्त, तो भी सर में दर्द होता है। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इश्यूज़ होते हैं वो जानते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर आइज़ वीक होती हैं तो फिर किस किस्म का सर में दर्द होता है? इसमें भी यही है, उसकी क्या अलामात होती हैं? यही है कि जब पेशेंट जिनकी आइज़ वीक होती हैं और कॉन्स्टेंटली उनका रीडिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, तो उनका स्ट्रेस पड़ता है हमारी आई के मसल्स पे, और जितने भी हमारे मसल्स हैं फेस के वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें भी एक तरह का नेगिंग हेडेक हो सकता है। इसके अलावा जो और हेडेक की फॉर्म्स हैं जिन पे मेरे ख्याल से हमें बात करनी चाहिए, वो ये कि बाज़ दफ़ा हमारा जो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होता है वो भी हेडेक के तौर पे प्रेजेंट होता है, और अमूमन वो हमारे क्राउन में, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को तो फर्स्ट सिम्टम ही सर दर्द आ रहा होता है, क्योंकि प्रेशर जो ब्लड का बढ़ रहा होता है। ठीक ठीक ठीक। तो उसमें ये समटाइम वो मिडिल ऑफ द हेड या मिडिल ऑफ द स्कल हमें फील होता है, नेगिंग पेन जो किसी तरह से रिजॉल्व नहीं होता, इवन विद द पेन किलर्स भी वो नहीं जा रहा होता। तो फिर ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से पेशेंट को जो है डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना चाहिए। अच्छा, जब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द है, इसमें क्या सिम्टम्स आ रही होती हैं? जैसे अमूमन ये होता है कि एक तो सर का दर्द ऑब्वियसली, फिर बाज़ वक़्त इसमें उल्टियाँ, नोज़िया एंड वॉमिटिंग भी होती है, और ये पेन जो है फिर गर्दन तक चला जाता है, प्रेशर भी होता है सर की तरफ, यकीनन। और ये कि बाज़ों को वॉमिटिंग्स होती हैं बहुत सीवियर। अच्छा, ये जो मैं आपसे हाई ब्लड प्रेशर की सिम्टम पूछ ली, अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो फिर क्या कंडीशन हो रही होती है? तो भी सर में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी? बिल्कुल, उसमें भी एक तरह का सर में दर्द होता है, लेकिन उसका सिम्टम ये रहते हैं कि हमें पसीने आते हैं, और बाज़ लोगों को कपकपी हाथों में जो है वो लगती है। सही सही। ये है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हाथों ऐसे सर के बैक साइड पे एक झंझनाहट या इस टाइप की कैफियत होती है? यकीनन इस तरह की फीलिंग्स हो सकती है। नाज़रीन किराम, बात किया जिस तरीके से डॉक्टर नदीम असद ने हमें बताया कि आपके
अगर सर में दर्द है, यानी कि जो मैंने शुरू में बात की थी रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से होता है, तो डेफिनेटली वो रूटीन अगर आप सही करते हैं तो ठीक हो जाता है। अगर सो के उठ गए तो भी सर में दर्द है, और उसके बाद अपने जो अपनी रूटीन आपको फील हुआ कि आज मैंने चाय नहीं पी, वो पी ली तो भी सर में दर्द है, तो फिर यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, कि उसे पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये डॉक्टर साहब से जानते हैं कि अगर कोई मेडिकल इशू है, यानी कि अगर कोई डिजीज इंडिकेशन है ये सर का दर्द, तो हमें किस किस डिजीज के बारे में इस बारे में बताएंगे जी डॉक्टर साहब। उसमें फिर ये है कि कुछ डिजीजेस देखिए जो हैं वो सिनिस्टर हैं, जिनमें रेड फ्लैग्स लगे हुए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिनिस्टर नहीं होते हैं लेकिन वो एक कांस्टेंट पेन हेडेक के तौर पे आते हैं, जिसमें नंबर 1 तो माइग्रेन ही है, जो कि बहुत ही कॉमन है। उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसमें यही है कि उसका प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। अमूमन जो क्लासिकल मिग्रेन है उसमें तो यही है कि ऑरा उसके एसोसिएटेड होता है। ऑरा में यही कि ब्राइट फ्लिकर्स नज़र आते हैं आंखों के सामने, या फिर ब्राइट लाइट्स नज़र आती हैं, और उसकी अकरेंस की भी रीज़न है, जैसे कि देर तक जागना, ज़्यादा टीवी देखना, चॉकलेट का इस्तेमाल, वेरियस रीजंस। और फिर उसमें अमूमन ये जो पेन होता है वो अमूमन आधे सर का, तो क्या पेशेंट कहता है कि मेरे आधे सर में दर्द होता है, और बाज़ वक़्त उसकी आंखों में भी एक, जिसमें एक आई बॉल में आई विजन डिस्टर्बेंस जी होती हाँ है। बिल्कुल, और थ्रोबिंग पेन होता है, पल्सेटिंग होती है अच्छा, आँख। अच्छा। और ये कि वॉमिटिंग भी समटाइम, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी एसोसिएटेड होती है। उसमें फिर पेशेंट की फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिग्रेन पर मंथ ली जाती है, चेक की जाती है कि एक मंथ में कितने अटैक्स आए आपको, फिर वो टेलर की जाती है उसकी ट्रीटमेंट। अमूमन जो एक्यूट पेशेंट प्रेजेंट करता है वो तो एस्प्रिन, आइब्रोफ्रेन एंड पैरासीटामोल और समटाइम्स सुमाट्रिप्टन से सेटल डाउन हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो माइग्रेन का पेन होता है, क्या ये पूरे सर में होता है या किसी एक खास हिस्से में होता है, ये जरा सा प्लीज बताइए। इसमें इसकी अपनी जगहें बदलता रहता है, अच्छा, ज़रूरी नहीं है अच्छा। कि एक ही पर्टिकुलर रीजन में ये हो। अब कभी लेफ्ट पे होगा, कभी राइट पे होगा, सम इसकी ये मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द पोजीशन। ठीक है, तो अब चलते हैं मिस्टर आकिल शकूर की तरफ। उनसे अब ये जानते हैं कि जो इनका इंस्टीट्यूट है, इसके प्लान्स और इसके विजन क्या हैं, ये अपने स्टूडेंट्स को क्या जो मज़ीद एक्टिविटी फराहम करते हैं, स्टूडेंट जो एजुकेशन हासिल करते हैं उसके अलावा। जी आकिल साहब। सबसे पहले तो मैं इंस्टीट्यूट के बारे में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड मेडिकल साइंस, वेल नॉन प्रिम्स के नाम से ज़्यादातर उसको एब्रिविएट किया जाता है। सबसे पहले तो हमारा फोकस है बच्चों की एकेडमिक सीजन, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे ने जाना है फील्ड में, और फील्ड में उसने पेशेंट को ट्रीट करना। अच्छा। अगर वो उसकी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो सारी चीज़ें एक तरफ हैं और उसकी क्वालिटी एजुकेशन मैटर करती है। डॉक्टर साहब इससे रिलेट करेंगे सारी चीज़ों से। तो फिर सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया अपनी फैकल्टी जो है उसे अच्छा रखने पे, और उसको हाईली ट्रेंड एंड वेल एजुकेटेड, PhDs भी उसमें हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी उसमें हैं, DPT डेमोस्ट्रेटर्स भी हैं, और थ्रू आउट कोशिश की है कि DPT को, क्योंकि उनकी फील्ड के रिलेटेड है, तो DPT में जो हाईली है ना कहते हैं क्वालिफाइड लोग हैं उनको साथ ना हमारे साथ एसोसिएट किया जाए और उनको फैकल्टी में शामिल रखा जाए, जिसमें सीनियर 20-20 साल 25-25 साल के एक्सपीरियंस टीचर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। फिर जहाँ तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ज़ाहिर है आप पढ़ाई के साथ हर चीज़ आपने उनको करनी होती है, तो आपके विज़िट्स हैं, पिकनिक्स हैं, एनुअल डिनर्स हैं, फिर आप उनको एक स्टडी टूर्स आप जो कराते हैं मुख्तलिफ, क्योंकि आप बच्चों को जब तक बताओगे नहीं कि आपका ये पढ़ जो रहे हो आप कहाँ का अप्लाई करो, जैसे सिंड्रोम के, डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं उधर आप एक क्लब वगैरह में विजिट अच्छा, ये आपका इंस्टीट्यूट ही उनको सारी जो हम खुद उनके साथ उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन आपकी फराहम करती है सारी। कम्युनिकेशन करते हैं उनको, पिक एंड ड्रॉप के साथ बच्चों को बेज वाइज हम सिलेक्ट करके, या परसेंटेज जिनकी अटेंडेंस अच्छी है कुछ भी उनको इंसेंटिवाइज करके उसमें से पिक एंड चूज़ करके, या पूरे बेज को उठा के जितनी फिजिबिलिटी है या जितने बच्चे हमें उधर स्टडी टूर के लिए अलाउ किए गए, तो उस तरह उन बच्चों को मुख्तलिफ जगह ले जाना। फिर जो बेज हमारा फर्स्ट बेज है जो अब 3rd ईयर में आ गया, तो क्लिनिकल रोटेशन के लिए फिर उनको हमारे साथ जो हॉस्पिटल्स के साथ MOUs हैं, जिसमें अल-मुस्तफ़ा हॉस्पिटल भी हमारे साथ जिनका, तो उधर क्लिनिकल रोटेशंस के लिए भिजवाना ताकि बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज ले। फिर बच्चों को ज़ाहिर फन भी क्रिएट करना। फिर हमारे पास बेहतरीन लाइब्रेरी हमने ना कहते बनाई हुई है, लेक्चर हॉल हमारे ऑडियो वीडियो जो आज की रिक्वायरमेंट है, यानी 11th आवर पे कोई चीज़ नहीं, पहले से प्लान चीज़ें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट इन बिल्ट होनी है वो हैं सारी, और कराची यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स को, HEC के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हर क्राइटेरिया को पूरा किया तो गया। ये कितने साल का कोर्स है? ये 5 साल का कोर्स है। अच्छा। इसको पूरे 5 साल ग्रेजुएट प्रोग्राम का डिग्री किया जाता है, जिस तरह MBBS को किया जाता है। उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब मैंडेटरी है, जिस तरह आपने हाउस जॉब के बगैर डिग्री नहीं मिलती, आपने इधर हाउस जॉब के बगैर आपको DPT की डिग्री नहीं मिलती। 3rd ईयर से आपने क्लिनिकल रोटेशंस करनी ही करनी है ताकि आपके अवार्ड्स लगते हैं और ये सारी। ठीक है नाज़रीन, सेहत है ज़िंदगी में, आप हमारे साथ रहिए। आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में और हम जान रहे हैं सर दर्द के बारे में और इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी के बारे में कि फिजियोथेरेपी की इंस्टीट्यूट के क़याम की वजह और यहाँ जो तालीम दी जाती है फिजियोथेरेपी की वो कितनी ज़रूरी है। नाज़रीन, हम एक मिसाल मेरे जहन में आती है। देखिए, ये मेरा हाथ है, मेरी कलाई है, ये नॉर्मल मूव कर रही है। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर जो एक आम इंसान है वो इस चीज़ को नहीं जान सकता कि इसमें अगर स्टिफनेस आ गई है, हार्डनेस आ गई है, तो मुझे कुछ लगाना है तो क्या लगाना है, कोई सीरम लगाना है, कोई ऑयल लगाना है, कोई बाम लगाना है, ये हम नहीं जान सकते। और अगर मुझे सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ मैं लगा भी लूँ तो मुझे ये नहीं आइडिया होगा कि मुझे अपनी हाथ की मसाज या फिजियोथेरेपी करने के लिए मुझे किस तरीके से इसको मूव करना है, सर्कुलर मोशन में करना है या फिर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाना है। इस सूरत में हमें ज़रूरत पड़ती है एक फिजियोथेरेपिस्ट की जो अपनी तालीम के हिसाब से आपकी एक्सरसाइज करवाता है। अब चलते हैं डॉक्टर नदीम असद की तरफ और उनसे ये जानते हैं कि डॉक्टर साहब, अभी जो मैंने बात की सर दर्द की, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी जगह ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ बहुत ज़्यादा महक है या केमिकल की स्मेल है, जो हम उस जगह से इरिटेट हो रहे हैं, हम फील नहीं कर पा रहे, नेचुरली हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हमें फ़ौरन मेडिकेशन करना चाहिए या क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से एनवायरमेंटल चेंज जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। आपको उस एरिया से निकल जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, क्योंकि जब तक एक्सपोजर होता रहेगा ये दर्द जो है एग्रेवेट होता नहीं, रहेगा। अगर वो जो केमिकल हमें स्मेल जा रही है तो हम डिस्टर्ब जो रहे तो हमारे सर में हो किस वजह से दर्द रहा है, समटाइम ये ब्लड बताइए। प्रेशर के बढ़ने की वजह से भी ये अलामत आती हैं और ये कि इरिटेशन होती है, हमारी जितनी भी म्यूकोसा हैं उसकी वजह से भी ये पेन और प्रेशर की कैफियत आती है दिमाग में। तो उसमें फिर यही है कि आप उस एनवायरनमेंट को चेंज करें तो उससे बेहतर फील करेंगे आप। ठीक ठीक। और इसके साथ साथ जो अगर हमारे मसल्स या नर्व्स इंक्लूड हो रहे हैं या हमें लग रहा है कि हम नहीं ठीक हो रहे हैं तो उस वक्त मेडिसिन लेनी चाहिए? अच्छा, देखिए, इसमें फिर इस तरह से होता है कि अगर आपका हेडेक जो है वो एक्यूट प्रेजेंटेशन के साथ आ रहा है, हाँ, अच्छा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि अगर फर्ज किया, पहली बात तो ये कोई भी हेडेक जो कि किसी ग्रेटर देन 50 इयर्स के मर्द या औरत के साथ हो और उसकी प्रेजेंटेशन में चेंजेस आ जाएं, यानी कि उसकी इंटेंसिटी में चेंजेस आए अचानक, तो वो जो है वो सिनिस्टर हेडेक्स में काउंट होता है। ठीक है। और फिर प्रेजेंटेशन में फिर ये रहता है, बाज़ हेडेक्स जो है वो नेक स्टिफनेस और वॉमिटिंग्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। और फिर जैसे अगर कोई हमारे बाज़ हेडेक्स जो हैं वो है किसी ब्रेन ट्यूमर्स के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। उसकी मेन जो प्रेजेंटेशन है वो ये है, अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग्स होती हैं बहुत शदीद। तो ये टाइम ऑफ द हेडेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ये ज़रूर पूछना चाहिए कि हेडेक जो है क्या पूरी रात रहता है या रात के किसी एक वक्त होता है या सुबह के वक्त फील होता है। क्योंकि सुबह के वक्त का तो मैंने बता दिया, रात के वक्त अगर अचानक आपको किसी भी पेशेंट को इतना शदीद हेडेक फील हो कि उसने ज़िंदगी में कभी फील नहीं किया हो, ये एक सिनिस्टर हेडेक है। इसमें सम टाइम इसको कहते हैं थंडर क्लैप हेडेक। और इसमें सबएरिकनॉइड हैमरेज यानी कि ब्रेन में ब्लीड होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें फिर फौरी तौर पे इमरजेंसी विजिट लाजमी है ताकि उनका स्कैन किया जाए और फौरी तौर पे ट्रीट किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, नॉर्मली अमूमन घर की जो बड़ी ख़वातीन होती हैं हमारे जैसे पेरेंट्स वगैरह, तो बोलते हैं कि अगर हम बहुत देर भूखे रहें तो हमारे तो भी सर में दर्द हो रहा है, या अमूमन रमज़ान मुबारक में लोगों की बहुत सर में दर्द होता है, ये क्या वजह होती है? वो हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का लेवल एक्चुअली हमारा कम होना शुरू हो जाता है, तब ये फीलिंग होती है हमारे अंदर कि ज़ाहिर ब्लड प्रेशर भी कम होता है और शुगर का लेवल भी कम होता है, उसमें फिर फीलिंग आती है ये। ठीक है। अब चलते हैं मिस्टर आकिल शकूर की तरफ और उनसे ये जानते हैं उनके इंस्टीट्यूट के बारे में कि ये इसमें पीएमसी का क्या रोल है और ये एचएससी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, इस बारे में देखें, हमारा जो एफिलेटेड कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को एचईसी अलाउ करता है, हमारा डायरेक्ट उनसे ना कहते नहीं होता। और पीएमसी का ऐसा जिसके अंदर कोई रोल नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरेपिकल पूरी फर्टिलिटी कोशिश कर रही है अपनी एक अलग काउंसिल के लिए, जो कि अभी लीगल ना कहते हैं मैटर्स उसके पार्लियामेंट में डिसाइड होना बाकी हैं। जब तक पार्लियामेंट से एक्ट पास नहीं होता या काउंसिल का बिल पास नहीं होता तब तक वो अलग, उसके लिए पूरी फिजिकल थेरेपी की पूरी फर्टिलिटी उस पर काम में लगी हुई।
अभी हमारा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एफिलेटेड है और रिकग्नाइज डिग्री है। HEC उसको रिकग्नाइज है ना कहते हैं करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को अलाउ करता है एफिलेशन देने के लिए, उसी के थ्रू प्रॉपर चैनल हमारे पास एफिलेशन आई हुई। और जहाँ तक फिज़िकल थेरेपी की स्कोप या उसके काम के वाले से बात है, देखें आजकल का जो लाइफ स्टाइल है हमारा, उसमें इतना ज़्यादा चेंज आ गया है जिसमें फ़िज़िकल थेरेपी अब आपका जिस तरह एक मेडिसिन या MBBS डॉक्टर आपकी नीड ऑफ द डे है कि आपको कंसल्ट करना ही पड़ता है एक सर्टेन एज की वजह से। आप 30 क्रॉस करते हैं, आपने मुख्तलिफ अपने रूटीन चेकअप का, इसी तरह फिजिकल थेरेपी उस टीम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता जाएगा। और फिजिकल थेरेपी में पोस्ट सर्जरी बहुत सारे आप मामले, कोविड के बाद आप पोस्ट कोविड में रीहैब, बेसिकली फिजिकल थेरेपिस्ट का काम है आपको अपनी रूटीन लाइफ पे वापस खड़ा करना। अच्छा। और आपने चाहे उसको पोस्ट सर्जरी हो, इंजरी हो या कोई डिसऑर्डर आ जाए, डिसेबिलिटीज़ आ जाएं, आपको अपने रोज़मर्रा के काम में जो हर्डल्स हैं उनको सिंक करना टूवर्ड्स नॉर्मल लाइफ, ये बेसिक उसका ना कहते हैं काम की तरफ। अच्छा, ठीक है। नाज़रीन, हम जान रहे हैं सर दर्द के बारे में और फिजियोथेरेपी के इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी कि फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट के क़याम की वजूहात और ये इसके क़याम करने में फ़ायदा क्या है, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट और ऐसा डिपार्टमेंट बन चुका है कि हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम जान रहे हैं डॉक्टर नदीम असद सेहत के बारे में, सर के दर्द के बारे में, बाज़ ये भी हो सकता होगा कि हमारी सर की नर्व्स स्टिफ हो रही हैं या हमारी गर्दन की नर्व्स स्टिफ हो रही हैं, उसमें फिजियोथेरेपी का क्या काम होता है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब से ये भी जानने के साथ साथ कि अगर सर में दर्द है तो गर्दन में भी साथ आ सकता है, शोल्डर्स में भी आ सकता है, या सिर्फ इसी पोर्शन में रहता है। जी डॉक्टर साहब, सवाल तो तकरीबन सुन ही लिया आपने। अच्छा, उसमें फिर ये है कि हमारे साथ फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं इसमें। सर्टन कंडीशंस ऐसी हैं जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, जो कि हमारी सिटी में तो बहुत ही कॉमन है। हमारी OPD में जो विजिट्स होते हैं गर्दन के दर्द के, ख़ासतौर पे ख़वातीन के, उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन है। उनमें जब हम एक्सरेज करवाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस नज़र आता है, गर्दन में मसल स्पैज़म नज़र आते हैं। यकीनन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की अर्ली स्टेजेस होती हैं तो उसमें सर का दर्द, बैक ऑफ द नेक में दर्द, शोल्डर पेन, ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। उसमें फिर ये है कि देखें हम मेडिसिन तो देते ही हैं, जैसे मसल रिलैक्सेंट हैं और पेन किलर्स हैं, लेकिन इसमें फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यकीनन हम इसीलिए जब भी पेशेंट इस तरह से आता है तो हम एक्सरे करवाते हैं, जज करते हैं और दवा के साथ साथ उसको उसी वक्त इंडिकेट करते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में तो कहते हैं सॉफ्ट कॉलर लीजिए आप, प्लस ये कि फिजियोथेरेपी को, क्योंकि नेचुरली डॉक्टर साहब कहीं के मसल्स स्टिफ हो जाएं या हार्डनेस आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली पेन करता है अमूमन, क्योंकि गर्दन में जिस तरह कर रहे हैं बता रहे हैं आप, क्योंकि सर में दर्द का ताल्लुक जाहिर गर्दन से भी है, वो मसल्स ख़वातीन अमूमन इस चीज़ का तस्करा करती है, मेरी गर्दन बड़ी हार्ड हो रही है, तो इस सूरत में भी फिर फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, फिजियोथेरेपी कभी भी नेक की करवाने से पहले एक्सरे इज मस्ट। अच्छा। ताकि हमें पता चले कि नेक की बोन्स का क्या हाल है। अच्छा। बिल्कुल यकीनन वो उससे पहले नहीं करवाना चाहिए। और फिजियोथेरेपिस्ट भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह इतने एजुकेटेड और इतने वेल ट्रेंड, वो तो केस हिस्ट्री लेता होगा ना पहले से हवाले से, लेकिन जी उसके साथ वो एक्सरे भी मांगते हैं। अच्छा। कि हमें देखना, क्योंकि उनको बाकायदा स्टडी करवाई जाती है डिफरेंट एक्सरेज की, तो वो फिर उसको उससे देख के जज करते हैं कि किस लेवल की फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड है। अच्छा, सही है, ठीक है। मैं से लाके शुकुल आपकी तरफ आऊँगी और आपसे ये जानती हूँ कि जैसे आपने कहा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और आप मोटिवेट भी कर रहे हैं लोगों को कि यहाँ आए, ये फ़ायदेमंद है, लेकिन जो टीचर्स एजुकेशन देते हैं उनकी क्वालिफिकेशन अमूमन क्या होती है? देखें हमारे पास मुख्तलिफ एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं। DPT में सिर्फ एक सिंपल DPT अगर आपने किया हुआ है और 2-3 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, एकेडमिक एक्सपीरियंस है, तो आप डेमोस्ट्रेटर या आप आते हैं। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप लेक्चरर और फिर AP की तरफ आप जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है या PhD के। हमारे पास PhD इनबिल्ड हैं, 3 PhD हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे पास 2 हैं, और उसके बाद हमारे पास सीनियर लेक्चरर्स के लिए जो अभी इनरोल्ड हैं ना कहते हैं PhDs में, वो हमने ना कहते हैं रखे हैं इस तरीके से हमारे पास में। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिकल साइंसेज का अगर उन्होंने विजिटिंग फैकल्टी भी रखी हुई है तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि उनका फील्ड एक्सपीरियंस और उनका कितना वास्ट है ना कहते हैं एक्सपीरियंस है और उनकी एक्सपर्टीज़ कितनी एडवांस हैं अपनी फील्ड में। फिर उनको हम ना कहते हैं एक पूरा एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है हमने अपने पास ऑन बोर्ड करने का फैकल्टी को, ताकि बच्चा क्वालिटी एजुकेशन लेके जाए हमारे पास से।
और अब 3rd ईयर आ गया है हमारे पास, तीसरा साल हो गया है। और हम वैसे आपका जो इंस्टीट्यूट है इसको कायम हुए हुए कितना टाइम हो गया? हमारे पास अभी इस साल हमने 3rd बैच इनटेक किया है, न्यूली एस्टैब्लिश्ड 2019। जिस तरह आपने शुरू में बताया था जब स्टार्ट हुआ था तो कोविड आ गया था, बिल्कुल कोविड आ गया था। 3rd बैच हमने इनटेक किया है और माशाल्लाह 100+ स्टूडेंट्स हमारे पास है ना कहते हैं और कराची यूनिवर्सिटी से आपके पास हर गए जो भी चेक एंड बैच होते हैं उन्हें हमने अल्लाह का शुक्र है कि क्वालिफाई किया है। अब तक किसी किस्म का भी हमें बाउंस बैक नहीं हुआ है, किसी भी किस्म की कोई चीज़ हमारी नेगेटिव नहीं हुई है। और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिकल साइंसेज प्लान रखता है कि आगे कोर्सेज को एड ऑन करने का, जिस तरह मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, MLT का फाइल ऑलरेडी हमारी सबमिटेड है। HEC की तरफ से प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस पे अभी कदगन है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम ऑफर नहीं कर सकते। अगर वहाँ से ये लीगल मैटर्स सेटल हो जाते हैं तो KU में वो भी हमारी फाइल है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ, और हमारी उसमें फैकल्टी भी और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हमारे इंस्टीट्यूट पे फुलफिल हैं। प्लस हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इसको एडवांस और करना और नर्सिंग स्कूल की तरफ भी जाना और मुख्तलिफ है ना कहते हैं एलाइड साइंसेस के कोर्सेज़ को भी इनबिल्ड करना पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड मेडिकल साइंसेज, जो कि वेल नोन अब होता जा रहा है प्रिम्स के नाम से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो आपका ये इंस्टीट्यूट है हेल्थ सेक्टर में इसका क्या स्कोप है फिजियोथेरेपी का, ये बताएं। हेल्थ सेक्टर में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अब ये जो टीम है, जो भी हेल्थ केयर ये प्रोफेशनल्स हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता जा रहा है। आपको आपकी लाइफस्टाइल जिस तरह हो गई, आपकी ट्रीटमेंट जो कुछ आप डायग्नोसिस है उसमें फिजियोथेरेपी का एक बाकायदा डिस्टिंग्विश रोल आ गया। आपने पोस्ट सर्जरी हो, इंजरी हो, डिसेबिलिटीज़ हो, डिसऑर्डर्स हो, उसको रिहेब करने के लिए क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करना ही करना है। और अब उनको जिस तरह से आम डॉक्टर्स अपना प्राइवेट ना कहते हैं प्रैक्टिस करते हैं या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी कर पाते हैं। और जब से HEC ने अलाउ किया है तो वो डॉक्टर पूरे नाम के साथ PT उनको लिखना होता है, लेकिन डॉक्टर प्रीफिक्स भी वो यूज़ करते हैं अपने नाम के साथ। जैसे अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो डॉक्टर आकिल शकूर PT करके वो अपने नाम के टाइटल के साथ भी ऐड ऑन करते हैं। सही है। नाज़रीन, आज हम जान रहे हैं सर दर्द के बारे में। डॉक्टर नदीम असद हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत डिटेल से हमें बता रहे हैं कि सर दर्द की वजूहात, अलामात, इलाज, और इसके साथ साथ अगर नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब होने से तो क्या अलामात होती हैं या कोई मेडिकल इशू यानी कोई डिजीज़ को इंडिकेट करता है तो क्या इशू हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हम जान रहे हैं मिस्टर आकिल शकूर हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे हैं कि इनके इंस्टीट्यूट में जो फिजियोथेरेपी की तालीम दी जाती है, यानी कि फिजियोथेरेपी एक हमारी ज़िंदगी का एक अहम जो ना पार्ट बनता जा रहा है। वो इस हवाले से भी कि बाज़-औक़ात हमारे घरों में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे दादा दादी, नाना नानी, अगर उनको कोई डिजीज़ ना भी हो तो लेकिन एक एज फैक्टर ऐसा होता है कि उनकी बोन्स ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं या फिर उनके मसल्स स्टिफ होते हैं, तो डॉक्टर अमूमन रिकमेंड करते हैं कि आप इनको फिजियोथेरेपी कराएं, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट जानता है कि किस एज के लोगों को किस टाइप की एक्सरसाइज करानी है, किस तरीके से उनको बताया जाएगा कि आपने घर में भी ये रूटीन रखना है और हमारे पास कितने विजिट करने, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट बता सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे सेहत से रिलेटेड है। अब डॉक्टर नदीम असद के पास चलते हैं और उनसे ज़रा सर दर्द के बारे में ये ज़रूर जानते हैं कि इसमें मौसम का कितना हाथ है। यानी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम अमूमन गर्म मौसम से आते हैं और ठंडा पानी पी लिया, अचानक सर में दर्द हो गया, ये क्या कहानी है? ये एक्चुअली एक रेयर हेडेक है जिसको आइसक्रीम, जैसे ठंडे गर्म का सर भी कहते हैं हम। यकीनन। हाँ, ये बताइए। ये मेडिकल एंटिटी है। अच्छा। लेकिन ये बिनाइन है। सबसे अच्छी बात ये है कि सिनिस्टर नहीं है। लेकिन घर के बुजुर्ग खवातीन बड़ी इस चीज को जो ना हाईलाइट करते हैं, बाहर से आए हो तो ठंडा पानी या सादा पानी भी ना पियो, ये बताएं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं अच्छा। आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। आइसक्रीम एडिक्ट तो ये बाज लोगों को जैसे ही वो आइसक्रीम या बहुत ठंडी चीज खाते हैं उनको बहुत शदीद सर में दर्द होता है। ये साइनस का ताल्लुक है? नहीं, ये स्पैज्म होता है सर में वेसल्स का, और वो सेटल डाउन हो जाता है विद इन फ्यू मिनट्स में सेटल हो जाता है। जिस ठंडी गर्म की बात आप कर रही हैं उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि जैसे अगर आप हॉट वेदर से आए और एकदम ठंडा पानी पी लें, उसमें कहीं ना कहीं साइनस की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत लाइकली है। क्योंकि होता ये है कि आप बाहर से आते हैं और आपके तमाम विसराज जो है वो एक सर्टन टेम्परेचर पे होते हैं, उनको फिर एकदम से कोल्ड टेम्परेचर मिलता है तो कहीं ना कहीं वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। और उसमें कहीं आपने कोई इस तरह की बदएहतियाती कर ली ग़िज़ा में, कोई ठंडा जूस पी लिया जो कि खट्टा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, फिर वो साइनसाइटिस की तरफ ले जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी इस बात को डिटेल से जानते रहेंगे। नाज़रीन, हम आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में और डॉक्टर नदीम असद और मिस्टर आकिल शकूर हमारे साथ मौजूद हैं जो CEO हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड मेडिकल साइंसेस, और इसका एब्रीवेशन है प्रिम्स, PIRMS। यानी कि
ये एक फिजियोथेरेपी का इंस्टीट्यूट है, इस बारे में भी इनसे डिटेल से जानते रहेंगे। और जो हम बात ब्रेक से पहले कर रहे थे डॉक्टर नदीम असद से सर में दर्द की ठंडी गर्म के असरात, या फिर डॉक्टर साहब जो साइनोसाइटिस में अमूमन लोग कहते हैं कि मेरे जो मैं मतलब साइनस का मरीज हूँ, अब साइनोसाइटिस तो उन्हें पता नहीं होता, वो कहते हैं मैं साइनस का मरीज हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, नाक में दर्द है, या मैंने ठंडा खा लिया दर्द है, या शावर लेके आए और सर में ठंडी हवा लग गई तो दर्द है, ये सब क्या है? साइनोसाइटिस में एक्चुअली हेडेक तो होता है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी टिपिकल है। अच्छा। उसमें अमूमन सर दर्द जो है ना, अमूमन फोरहेड में ही दर्द महसूस करता है, और सम टाइम आइज में, आइज की जैसे, अच्छा। हाँ, इनर साइड ऑफ द आइज में उसको फीलिंग होती है दर्द की। और अगर साइनोसाइटिस बहुत ही ज़्यादा मैसिव हो तो इवन ऑन द चीक्स भी वो कहता है कि मुझे दर्द फील होता है। बाज़ वक़्त पूरे फेशियल नर्व्स में भी दर्द होता है साइनोसाइटिस का, राइट? फेशियल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ी है फेस के ऊपर, तो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। प्लस ये कि वो फिर हिस्ट्री है कि पोस्ट नेजल ड्रिप भी उसमें साथ साथ चल रहा होता है। तो अगर आप इस तरह से लेके चलें पेशेंट को तो कहीं ना कहीं फिर आप ये कि डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। प्लस ये कि आपका पीएनएस का एक्सरे है, उससे भी बहुत हेल्प मिलती है हमको, और फिर उसको ट्रीट करना, और उसमें कहीं ना कहीं एलर्जी का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी आप साइनोसाइटिस के पेन को ट्रीट करें तो एलर्जी के एलिमेंट को ज़रूर साथ लेके चलें। अच्छा। अमूमन। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अमूमन लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में चले गए, उस वक्त भी सर में दर्द हो जाता है, तो वो क्या उनको रोशनी से एलर्जी होती है, वो क्या कंडीशंस होती हैं? अमूमन ये है कि जब आप एकदम से क्लाइमेट चेंज होता है आपका, तो सिर्फ ज़ाहिर है सूरज की शुआएं आपके सर पे पड़ती हैं तो मसल आपको स्पैज़म होते हैं। जैसे नेचुरली हमारी आई पिपल जो होता है वो अंधेरे में डायलेट हो जाता है और रोशनी में वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। जी जी जी। इसी तरह हमारे मसल्स भी हैं, अगर उन पे एकदम से क्लाइमेटिक चेंज लाया जाए तो कहीं ना कहीं या तो कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट होते हैं मसल, उन इसकी वजह से भी ये फीलिंग हमें फील होती है कि जैसे ही धूप में गए और हमें एकदम से जो है ना सर में दर्द हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अक्सर जब सर दर्द का जिक्र करते हो, एनाल्जेसिक पेन या एनाल्जेसिक हेडेक, ये सब क्या है, ये जरा बताइए प्लीज। देखिए हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है, और इसको बहुत जिसको कहते हैं मिसकॉन्सेप्शंस हैं इसके बारे में कि हम दवाएं खाते रहते हैं सर के दर्द के लिए, हमारा सर का दर्द जाता नहीं है। हमने काफ़ी डिटेल में बात की है सर दर्द को, बहुत शुरू से लेकर अब तक डिस्कस किया। ये वाली वैरायटी जो है उसमें ये है कि पेशेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली हेडेक की कोई कंप्लेन करता है और एनाल्जेसिक्स खाता जाता है जो कि ओवर द काउंटर मिलती हैं। तो इस ऐसे पेशेंट को फिर वही बात की हिस्ट्री आपने डिटेल में लेनी है और उससे पूछना है कि वो क्या खाता है, कौन सी दवाएं ले रहा है, और उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि वो जो भी पेन किलर ले रहा है उसको फ़ौरन बंद करे, और या उसको और ये इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि देखो 1 महीने में 6 दिन से ज़्यादा ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक्स तुम नहीं लोगे, और फिर लाइटर मेडिसिन लाइक जाए एस्प्रिन है, आइब्रोफेन है, और फिर मॉडिफायर्स हैं जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, गाबापेंटिन है, प्रीगैबलिन है, ये सब ऐड करके इसको सेटल डाउन किया जाए। अच्छा, और इसके साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब बाज़ औक़ात पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मुझे जब भी सर में दर्द है मुझे वॉमिट भी होती है, और वो नॉर्मली एक आदत हो जाती है मैंने एक पेन किलर लेनी, क्या इस फ्रिक्वेंटली क्या पेन किलर्स यूज़ करनी चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं, इसमें कहीं ना कहीं फिर वो हैबिचुअल हो जाता है, और ये एक विशियस सर्कल में पेशेंट जो है फंस जाता है कि वो डेली बेसिस पे इस तरह से पेन किलर लेना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो डेली सर में दर्द और सोने से पहले पेन किलर चाहिए होता है। अच्छा, ये नुकसानदेह इस तरीके से। पहला काम तो यही है कि उनकी पेन किलर बंद करनी चाहिए। अच्छा, तो उसको फिर वो कहते हैं कि हमें इस पे चैन नहीं आता, बाज़ों का तो कहते हैं अभी मुझे एक टैबलेट से फ़ायदा नहीं हो, मैं 2 खा लूँ, ऐसा भी शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल नहीं, तो इसमें यही है कि जो तरीक़ेकार है वो यही है, पेशेंट को रीअश्योर करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाए और फिर बताया जाए कि अगर आप ये करेंगे तो आप इतनी लॉन्ग जो आपकी इतनी पुरानी प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर आकिल शकौर, और उनसे इंस्टीट्यूट के बारे में हम जान रहे हैं जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड मेडिकल साइंसेस के CEO हैं। उनसे ये जानते हैं कि इनके इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन जब लेना होता है तो कौन से मंथ में होते हैं या पूरे साल होते रहते हैं? नहीं, पूरे साल नहीं है, हम बाकायदा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के टाइम टेबल को देखते हुए अपने आप चलते हैं। मोस्टली हमारे एडमिशन अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं और फिर ऑनवर्ड्स चलते हैं, और जल्दी 2-1.5-2 महीने के अंदर उसको कंपाइल कर लेते हैं हम लोग। और HEC की जो रिक्वायरमेंट्स हैं 60% आपका इंटर में होना ज़रूरी है, FSC या इक्विवेलेंट में, जिसमें मेजर सब्जेक्ट आपके बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी तो उसके बाद HEC की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को जो रिक्वायरमेंट्स उसको कंप्लाई करते हुए हम एडमिशन ऑफर करते हैं। ज़ाहिर है उसके टेस्ट वेस्ट वगैरह सारी चीज़ें होते हैं। अमूमन ये होता है कि अगर कोई, जैसे आपने कहा साइंस
साइंस के स्टूडेंट्स का मस्ट है, तो अगर कोई जिसने इंटर साइंस के बजाय आर्ट्स या कॉमर्स किया वो चाहता है करना, उसके लिए कोई बनता है? नहीं, हम उसको नहीं अलाउ कर सकते क्योंकि एचईसी की पॉलिसी में नहीं है डीपीटी एडमिशन। डीपीटी एडमिशन साइंस का स्टूडेंट साइंस का, क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ता आ रहा होता है सब चीजें। प्री मेडिकल से उसने कहा, क्योंकि आगे जाके उसने हॉस्पिटल्स ज्वाइन करना है, क्लिनिक्स को ज्वाइन करना है, इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स अगर चलाने हैं, एकेडमिया को भी अगर ज्वाइन करना है उसने, तो उसकी वो बेस हुई हो प्री मेडिकल से आया हुआ बच्चा ही हमारे पास डीपीटी को चूज कर सकता है। ठीक। नाज़रीन, आज हम जान रहे हैं सर दर्द के बारे में और फिजियोथेरेपी के इंस्टीट्यूट के बारे में, प्रिम्स के बारे में, यानी कि हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ मिस्टर आकिल शकूर, जो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल से बताया है कि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमें कब, कहाँ और किस चीज़ को अपने फ्यूचर के लिए चूज़ करना है। बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि आया हमें साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, और बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जो इंटर साइंस करते हैं और वो चाहते हैं डॉक्टर बनना, एमबीबीएस डॉक्टर बनना। अगर उनको नंबर का इश्यूज़ होता है या उनका कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं जिसके बिना पे वो उस चीज़ को नहीं कैरी कर पाते, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके अपनी काफ़ी हद तक इस चीज़ को, नीड को पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर नदीम असद, एक बात करते करते मेरे जहन में बाज़ औक़ात होता है कि हम किसी जगह बैठे हुए, कुछ लोग तो हमें पसंद आ रहे होते हैं, कुछ लोग की प्रेजेंस हमें पसंद नहीं होती, तो उस वक्त जो नेचुरली एक इरिटेशन हो रही होती है, उस वक्त भी सर में कभी कभी दर्द होने लगता है, तो वो क्या वजूहत हो सकती है? क्योंकि कुछ लोग जो एक तो दर्द मतलब सर में दर्द हो रहा है और कुछ लोग दर्द सर होते हैं। कहीं ना कहीं से साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, मतलब ये अच्छा। है बिल्कुल आपके जो है ज़ाहिर आप एनवायरनमेंट से आपकी बहुत ज़्यादा आपका नेचर जो है वो इंटरेक्ट करता है, और उसमें फिर ये फीलिंग आपको परसेप्शन होती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और फिर ज़ाहिर जब आप उस जगह से हट जाते हैं तो ये फीलिंग आपकी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है नेचुरली। अच्छा, ये इस तरीके का अमल होना, जैसे अगर हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जैसे माशाल्लाह हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त बाप हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ लोग ऐसे शामिल होते हैं कि उनका शामिल होना पसंद नहीं होता, तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए कि हम या तो अपने आप को तकलीफ में रखें या फिर हट जाएं उस जगह से? मेरे पास थोड़ी सी डिप्लोमेसी चलती है इसमें। अच्छा। और हालात को देखते हुए इंसान को बिहेव करना भाई, सर दर्द का चूंकि टॉपिक है तो कोशिश है कि अगर ऐसी वजूहात भी होती हैं तो हमारे जो है लोगों को सर दर्द से बचाया जाए, क्योंकि देखिए मेडिकल इश्यूज भी समझ में आते हैं, माशरती प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो नॉर्मली घर की जो ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बिना पे भी सर में हमें दर्द हो जाता है। और इसके साथ साथ जो हमने आजकल डिटेल जानी है सर दर्द के मुतालिक, यकीनी तौर पर आपके लिए अवेयरनेस का बाइस होगी। और इसके साथ साथ हम अपने मेहमानों से मैसेजेस भी लेंगे कि आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे। एक तो आप हमें इस हवाले से कि हमें हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना चाहिए कि हम इन दर्दों से बचें, अपनी रूटीन, अपनी सेहत, खाना पीना, ये सब पहले बताएं। पहले तो ये है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, और ये है कि मेरे ख्याल से आजकल की जो एनवायरनमेंट है और जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, हमें अपने गोल्स को दोबारा से रीसेट करने की ज़रूरत है। उससे हमारा ओवरऑल स्ट्रेस लेवल यकीनन कम होगा, और अचीवेबल गोल्स रखने चाहिए लाइफ में। उतने हाई गोल्स मत रखें अपने लिए कि जिनको अचीव करना मुश्किल हो और फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स और टेंशन का बाइस बने और स्ट्रेस बने। मेरे ख्याल से ये है हेल्दी लाइफ में। फिर यही है कि प्रॉपर वक्त पे खाना और लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, और यकीनन तफरी का एलिमेंट भी होना चाहिए लाइफ में, और फिर फैमिली के साथ मूवमेंट, ये सब होना चाहिए। ठीक है। वैसे डॉक्टर साहब, इस बात का भी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, जो कवानीन कुदरत पे हम लोग अमल करते करते पीछे हट गए, सोने जागने के वक्त नहीं है, खाने पीने के टाइमिंग्स नहीं है, इसके अलावा वो चीज़ जो हेल्दी फूड है, जो सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम खाते नहीं है, और साइड में फास्ट फूड वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये अच्छा, एक बात बताएं कि कोल्ड ड्रिंक में क्या नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है? अमूमन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों का ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है? बिल्कुल। उसमें जो जितने भी देखें ये कोला ड्रिंक्स हैं या जिनमें भी हैं, जिनमें एरिएटेड ड्रिंक्स जिनको कहते हैं, इनमें अमूमन एक मिकदार होती है नमक, जैसे सोडा वगैरह की, सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है। उससे फिर ये है कि बबल्स जो बनते हैं उसके अंदर, इसीलिए कहा जाता है कि जो फिजी ड्रिंक्स हैं ज़्यादा ना पिएं, ये ब्लड प्रेशर का बाइस बनती हैं। फिर एक तो शुगर लेवल इनका बहुत ज़्यादा होता है जो कि इवेंचुअली कन्वर्ट होता है लिपिड्स में, तो इस वजह से भी कहा जाता है कि फिजी ड्रिंक्स ना पिएं। ठीक है। मिस्टर आकिल शकूर, आप अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो आज का बच्चा है बड़ा स्मार्ट है, बड़ा शार्प है, बड़ा कैलकुलेटेड है और रहता है, लेकिन सारी एनर्जी होने के बावजूद गाइडेंस उसको चाहिए होती है अभी भी, क्योंकि इंटर का जब बच्चा निकलता है वो ज़्यादातर रिलाई कर रहा होता है अपने फ्रेंड सर्कल की आरा के ऊपर, ना कि अपने मेंटोरशिप क्रिएट करना आना चाहिए
बच्चे को गाइडेंस सिर्फ दे दें। आज के बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है कि वो जिस भी फील्ड में जाए वो एक्सेल कर सकता है और उसको ज़रूर एक्सेल करना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड मेडिकल साइंसेज का, हम हर उस बच्चे को वेलकम कहेंगे जो फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी को परसू करना चाहता है, और वी वेलकम दैम कि आएँ, हमें ज्वाइन करें और ना कहते हैं अपने करियर को ग्रो करें। दूसरा ये कहना चाहता हूँ, लाइफ में आसानियाँ क्रिएट करेंगे तो आप पे आसानियाँ होती है। ये एक पूरा एक सर्कल है जो घूम के आता है, आप आसानियाँ बांटते जाएं, आसानियाँ होती जाती। ठीक है। आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नदीम असद और मिस्टर आकिल शकूर। इन दोनों से हमने बड़ी डिटेल से जानी, डॉक्टर नदीम असद से सर दर्द के बारे में और मिस्टर आकिल शकूर से उनके इंस्टीट्यूट के बारे में। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।